सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में कई समस्याओं पर हमने आपका ध्यान आकृष्ट करवाया। हमने कई समस्याएं आप तक पहुंचाई, कई समस्याओं के निदान कराए। कभी कभी बात जब रिश्तों की आती है, रिश्ते जो मशीनी युग में वो भी मशीनी हो गए हैं, उस पर बात होती है, तो हम पाते हैं कि हम अपनों से कितनी दूर हो गए हैं, अपनों के रिश्ते आपस में किस तरह से गड़मड़ हो गए हैं और रिश्तों की लकीरें, रिश्तों की जो दरार है वो कहां तक पहुंच गई है कि मां और बेटे के बीच के रिश्ते में भी विश्वासघात नजर आता है, अभी फिलहाल नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम एक ऐसी विधवा के साथ बैठे हैं जो 70 वर्ष की हो चुकी हैं। ये पाशा बेगम है। इनके साथ विश्वासघात हुआ है। इनका कहना है विश्वासघात का। इनका बेटा न इनका फोन उठाता है, न इनकी अपनी बहन का फोन उठाता है। बात क्या है, रिश्ते किस तरह से टूटे, कहां टूटे। एक 70 वर्षीय मां अपनी बेटी के घर पर रह रही है, रिश्ते कहां पहुंचे हैं, ये सोचने का विषय है। एक 70 साल की वृद्धा अपने बेटे से उम्मीद लगाकर बैठी है, उसके अपने दर्द हैं। हम आज उन्हीं के घर में उन्हीं से बात कर रहे हैं। हालांकि ये घर जहां पर हम पाशा बेगम जी के साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ये घर उनका नहीं है, उनकी बेटी का है। ये बेटी का बड़प्पन है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपने शौहर की खिदमत कर रही हैं, लेकिन माँ को उन्होंने नहीं छोड़ा है। बात एक माँ की, बात एक बेटे की, बेटे के साथ इनके और 3 बेटों की। हम उसी पूरी कड़ी को जोड़ेंगे और इस मुद्दे को आप तक ले जाएंगे। आप बताइए कि रिश्ते कहां तक पहुंचे हैं। आप पाशा जी, आपका पहले तो इस्तेमाल करते हैं हम अपने शो में, और आपका भी नुसरत जी, ये बताइए कि क्या पूरा माजरा क्या है आपके और आपके बेटे के बीच में, जो ये एक माँ और बेटे का रिश्ता है, ये इसमें दूरी आई तो कैसे आई, बेटा आपसे दूर हुआ तो कैसे हुआ और कब से? वो घर मेरे नाम से लिया ना, उसके बाद से मुझे एकदम छोड़ दिया उसने। मैं घर में आई तो बोलता था, बीवी को बोलता था मम्मी को बाहर जाओ बोलना, मैं अंदर आता। फिर मैं अंदर आई तो फिर वो बाहर, फिर बीवी बोलती थी मम्मी बाहर जाओ, वो बाहर आए, ऐसा बोलती। नहीं बेटा, सीधे बात घर पर चली गई। पाशा जी, बात क्या थी? आपका अपना मकान था? मकान हमने कितने मेहनत मजदूर इस ये कर लिए थे, तो मकान भी ले लिया। मकान लेकर घर के बाहर ही मुझे कर दिया। 3 साल से मैं बाहर फिर रही हूँ। अब जरा बताइए कि वो मकान आप कहाँ रहती थी, क्या था, आपने किस तरह से? पहले चाली में रहती थी, चाली में रहती थी। चाली से फिर बच्चे बिगड़े नहीं, बच्चे अच्छे बने बोलकर बिल्डिंग में चले गए हमने। कहाँ पर? नीलकंठ अपार्टमेंट में, दादर। दादर में आप रहती थी पहले से? हाँ। आपके शौहर का इंतकाल कब हुआ? कितने 20 साल हो गए। हम आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ? 1989 में। 89 है। 89 में इंतकाल हुआ नुसरत जी के वालिद साहब का, यानी पाशा जी के शौहर का। आप अंदाजा लगाइए कि 89 से लेकर 2007 तब तक ये पूरे बच्चों को पाशा बेगम जी पालती रही। कहने का अर्थ यह है कि ये सीधे सीधे तरह से बयान नहीं कर पा रही हैं पाशा जी। इनके बड़े बेटे ने एक डीड बनाई, डीड ऑफ गिफ्ट, और उसमें इनकी सारी प्रॉपर्टी को तोहफे में लिया गया, बता दिया गया। ये डीड बनी थी पाशा जी, तब आप गई होंगी कहीं, तो क्या कहकर आपको कहाँ ले जाया गया, आपने कैसे साइन किया? क्योंकि आपके बेटे के पास तो ये डीड है, यानी आपने उसे तोहफा दिया है कागजी तौर पर, तो आप कैसे गई, कहाँ गई? मुझे डॉक्टर पास वो करने का, चलो बोला मेडिकल करने का, मम बीमार रहती है। तो फिर मैं गई। मैं बोली कितने देर, मैं मेरी तबीयत खराब है, नहीं आती। बोले तो नहीं, बोले टैक्सी में अब भी जाने का, अब भी आने का है, टैक्सी में तो जाकर आने का है, चलो लेकर गए। आपको डॉक्टर के यहाँ बताकर लेके गए? हाँ। तो आपने आपके साथ कोई गया नहीं? नहीं, मैं अकेली और वो अकेला। तो आपने साइन कैसे किया? आप वही मैं समझी, वो मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो कागज पर मैंने
क्या मालूम मेडिकल का वो कागज रहता है, ऐसा समझकर मैंने कहा। मैंने दूसरे बेटे सब नाराज है मेरे से। दूसरे बेटे बोलने लगे किसी से पढ़ाना आता नहीं तो हमको क्यों नहीं बता, हमको बताए भी नहीं, और खुद पढ़ी लिखी नहीं तो हमको नहीं बताए, हम सबको उसका गुलाम बना कर रखी। इस वजह से दूसरे बेटे भी बातचीत नहीं करते। दूसरे बेटे यही बोलते किस मौत से मरेंगे माँ, तू सब कुछ उसको कर कर हम सबको गुलाम बना दी उसका। ऐसा एक माँ का दर्द समझिए। एक बेटा माँ की बीमारी की बात बताता है, माँ को ले जाता है मेडिक्लेम के नाम पर कि उसके लिए वो मेडिक्लेम कराना चाहता है। माँ बेचारी बेटे पर न विश्वास करे तो किस पर करे। एक बेटे के नाम पर सारी प्रॉपर्टी हो जाती है तो बकिया 3 बेटे भी मुंह फेर लेते हैं अपनी माँ से। इस माँ की दुख भरी कहानी जारी रहेगी। एक खबर के बाद कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर भी जारी है। इन झोंपड़ों को तोड़ने का फरमान पश्चिम रेलवे ने जारी किया है। इससे पहले भी 3 बार 100 मीटर की दूरी पर बने झोंपड़ों को तोड़ा जा चुका है और इन झोंपड़ा वासियों को विस्थापित कर उन्हें घर भी MUTP प्रोजेक्ट 1 के तहत दिए जा चुके हैं। लेकिन तीसरे फेज की तोड़क कार्रवाई में बाकी झोंपड़ा वासियों को कोई मुआवजा नहीं देने की बात रेलवे प्रशासन कर रहा है, जिसका विरोध स्थानीय निवासी करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो रूल है पुनर्वसन का 1195 के अंतर्गत नए लोगों को पुनर्वसन दिया गया है, तो जुने लोगों को क्यों? तो पुरावे के अंदर 1195 को जो प्रोटेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, उसके अंतर्गत वोटिंग लिस्ट, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड और गवर्नमेंट के जो भी है वो सारे पुरावे हमारे पास 95 के प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो लागू है उसके पहले के जो लोग बचे हुए हैं उनके पास सभी ये पुरावे हैं जो गवर्नमेंट को ये सिद्ध करते हैं कि हम लोग पहले के लोग हैं। बोरीवली से दहीसर फाटक तक फैले रेलवे लाइन के किनारे लगभग 4000 झोंपड़े बसे हैं, जिनके पास 1995 से पहले के सबूतों के बावजूद इन झोंपड़ा वासियों का पुनर्वसन नहीं करने की बात की जा रही है, जिसके चलते यहाँ के 2 निवासियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत भी हो चुकी है। जब से नोटिस लगा है तब से हमारे यहाँ तो 2 मौत हो गई है। अभी हम भी ऐसे मरेंगे कि अभी यही सोच रहे हैं हम लोग। रेलवे लाइन के किनारे बसी झोपड़पट्टियों के पुनर्वसन के लिए जहां सरकार एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें विस्थापित कर रही है, वहीं अगर यहां पर ध्यान दे तो यहां के लोगों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। हरीश तिवारी, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। हम बात कर रहे हैं माँ और बेटे के रिश्तों के बीच आई दरार की। माँ और बेटे के रिश्ते को किस तरह से कलंकित किया गया, उसकी बेटे का पक्ष अभी हम समझ नहीं सके हैं। जब वो माँ और बहन के फोन को नहीं उठा रहा है, हम उससे भी कोशिश करेंगे। हम उस तक अपील ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी माँ कहते हैं कि बेटी विदा हो जाती है तो वो अपने घर की हो जाती है, लेकिन माँ बेटी के घर पर है। जो जिम्मेदारी बेटों को उठानी थी वो एक बेटी उठा रही है। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखकर ही सही पाशा बेगम के बेटे का ज़मीर जागेगा, वो आगे आएंगे, अपनी माँ के पास आएंगे। ईद बकरीद जैसे तीज और पर्व पर भी वो अपनी माँ की सुध नहीं लेते, ऐसा पाशा जी का कहना है। पाशा जी, क्या वो आप जो बता रही थी हम लोगों को कि त्योहारों पर भी वो आप लोगों से नहीं, फोन नहीं करते, ना बहू लोग करते ना बेटे लोग करते। मुझे इतना आस रही थी मेरे बेटे लोग एक फोन करेंगे ईद मुबारक करते हुए, एक फोन नहीं, ना पोता पोती कोई भी नहीं। कैसे आपने इतना मैंने मेहनत कर कर घी बेचकर बिसियां डालकर कैसा इससे हमने घर खरीदे, और उसके पापा तो हमारे को कितना मारते थे, पढ़ाने भी नहीं। ये मेरी बेटी आज काम पर जा रही है तो उसको पढ़ाने मना करते थे, इंग्लिश मत पढ़ा। इंग्लिश क्यों पढ़ा? इंग्लिश पढ़ने डाली है तो उसको क्रिश्चियन बनाएंगी क्या, उर्दू स्कूल में डाल कर। उसके लिए मैं कितना मार खाती थी। बेटों के लिए बेटों को भी कितना जबरदस्ती पढ़ाने डाले, तो बेटे लोग भी बहुत पढ़े नहीं पढ़े। आज बड़े भाई को डर डर कर बड़े भाई के हाथ में गुलाम बनकर बेटे मेरे रह गए हैं। अभी तक भी एक बेटे 3रा नंबर बेटे का 14 साल की बेटी, अभी भी गए साल उसको मारकर 3 महीने बाहर निकाला था। यही बहन पास आकर आया था वो बेटा। मतलब शुरुआती दौर में आपने काफी मेहनत की, काफी छोटे छोटे कारोबार भी किए। क्या क्या किया? जैसे आप बता रहे हैं घी बेचा आपने, मुर्गियां पाली। दुकान को तो रोज बैठकर 100 पूड़ी बनाना, बादाम पिस्ते की लस्सी में डालने,
और वो फालूदा बनाना। हाँ, और वो क्या बाबा, पहले आप कहाँ रहती थी? पहले आप कहाँ रहती थी? चाली है रहमा भाई चाली है। तो वहां से आप बिल्डिंग में अपने हाँ, मकान लिए कैसे? बच्चे अच्छे रहे, बिल्डिंग में नहीं है, नीचे खराब होते हैं, कैसा भी कर मैं मेरी बहन यानी मेरी साउथ, हम दोनों भी मेहनत कर वहाँ पर फ्लैट में घर लेकर वहाँ बच्चे अच्छे बनेंगे बोलकर वहाँ लेकर गए। वहाँ तो ये बच्चे और भी बेकार, हाथ के जेवरात वो सब बेचकर। हम बीच में एक बात काटते हैं पाशा जी की। एक रिश्ते की हम बात कर रहे थे कि माँ और बेटे, एक कोख का पैदा, जिस माँ की कोख से बेटा पैदा हुआ है, उसने रिश्तों को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई है। एक रिश्ते की हम बात करते हैं जो दुनिया का सबसे कड़वा रिश्ता माना जाता है, एक सौतन का रिश्ता। आप यकीन माने न माने, पाशा जी हमारे साथ है, पाशा जी खुद बताएंगी इनकी सौतन का व्यवहार इनके साथ कैसा था। आपके शौहर की शादी पहले पहली बीवी थी, बाद में मैं भी औलाद नहीं हुई तो कितनी मन्नत मुराद से ये बेटा पैदा करी। गुलबर्गा में खाजा बंदेनवा दरगाह, वहाँ मन्नत कर आपकी जो आपके शौहर की पहली बीवी थी, हाँ, इंतकाल कर गई, उनकी औलाद नहीं थी? नहीं, इन्हीं को औलाद समझकर बहुत चाहते थे। उन्होंने ही आपकी शादी करवाई? हाँ, शादी कराई। और वो मैं 30 साल रहे, इतने अच्छे से रहे। वो हमारे शौहर बोलते थे दोनों की गट जोड़ है, दोनों लड़ते नहीं बोलकर उनको बहुत जलन होती थी हमारे शौहर को। आपकी सौतन और आपके बीच का रिश्ता कैसा था? सगे बहनों से बढ़कर थे। यहाँ हमारे हैदराबाद तक मशहूर है, दोनों भी सगे बहनों में झगड़ा होता, मगरीन में झगड़ा नहीं बोलकर, बहुत अच्छी थी। और बच्चों को वही देखती थी? बच्चों को भी बहुत जानती थी वो। ये रिश्तों की देखिए परिभाषा, देखिए रिश्तों की परिभाषा बदलती कैसे रिश्ते आपस में किस तरह से, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि रिश्ते गडमड होते हैं, लेकिन रिश्ते होते हैं। माँ से बेटे का रिश्ता उससे नजदीकी रिश्ता माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसी कोख से जन्म लेता है। लेकिन जो हमने कहा कि सबसे कड़वा रिश्ता है सौतन का होता है, उनमें बहनों जैसा प्यार, और उनकी याद में बेटे ने जो तकलीफ दी उससे आंख में आंसू नहीं आए एक माँ के, लेकिन एक सौतन की मौत का, और उसको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। नुसरत जी, आप जब बातें हो रही थी तो आप अपनी जिक्र कर रही थी अपनी स्टेप मदर का, तो बहुत ही आप इमोशनल थी उस वक्त भी। तो ये माँ की फीलिंग है, आप क्या कहती हैं अपनी उस माँ के बारे में जो इंतकाल कर गई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, क्योंकि उन्होंने ये मेरी मम्मी का बहुत साथ दिया है। और आज अगर हम लोगों में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है या जो एबिलिटी है थोड़ा काम करके अपने मेहनत करके, और आज मैं अपने आप को इस काबिल बना पाई हूँ कि अपनी मम्मी की सेवा कर सकूँ या उनको कॉन्फिडेंस में मैं ला सकूँ कि भाई नहीं आप भी फाइट करो, तो ये सब उन्हीं की वजह से है। क्योंकि वो हमेशा, जबकि वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको ये था कि नहीं मैं एक औरत हूँ तो हम किसी से पीछे नहीं हैं, फिर हमको करना है। डैडी बहुत अगेंस्ट में रहते थे कि नहीं भाई पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं है, मतलब उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढूं। अव्वल तो ये चाहते ही नहीं थे कि मैं पढ़ाई करूं, मतलब थोड़े से बैकवर्ड दिमाग के थे वो। फिर खैर उन्होंने बहुत मेहनत की, हम लोगों को इस काबिल बनाया गया। आप अपनी स्टेप मदर को अपनी माँ समझती थी? हाँ, ये है कि काफी बड़े होने तक का मतलब ये था कि उनको हम लोग अम्मा कहते थे और इनको हम लोग चाची कहते थे। मतलब हम लोग को ये पता ही नहीं था कि हमारी सगी माँ कौन है। इनसे भी हमको उतना ही प्यार मिलता था और उनसे भी इतना ही प्यार मिलता था। उनसे प्यार भी मिला है और दुलार भी मिला है। बहुत बड़े होने के बाद आपको पता चला ये आपकी माँ है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी हो गई थी तब। ऐसे ही था कि मेरे फ्रेंड्स जैसे कहते थे कि तेरी जो फेसिंग है वो तो तेरी चाची में मिलता है, ऐसे क्यों? तो तब मैंने पूछना शुरू किया कि माँ ऐसा क्यों है चाची कि मैं आपकी ऐसी लगती हूँ। तब पता चला कि नहीं, क्योंकि तुम मेरी सगी बेटी है, वो तुम्हारी स्टेप मदर है। और आज रिश्ते इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि एक माँ अपने बेटे से खाए हुए विश्वासघात को लेकर बैठी है आपके दरवाजे पर। आप अपने भाइयों से क्या कहेंगी? भाइयों से क्या, फिलहाल अपने एक भाई से क्या कहेंगी जिसके नाम की ये जीत है? खैर मैं उनको यही कहूँगी कि जब जागो तब सवेरा है।
आज भी अल्लाह ताला ने इतना हदीस पढ़ते हैं, दूसरों को राय मशवरा करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, इंसान आता है खाली हाथ, जाएगा भी खाली हाथ। कुछ अपने साथ वो लेके जाने वाले नहीं है। जो भी लेके जाना है वो माँ की दुआ है, भाइयों की दुआ है, बहनों की दुआ है। उन्होंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, और आज नहीं तो कल अल्लाह ताला उसका सिला उनको जरूर देगा। अगर आज वो अच्छा करते हैं तो बेशक उनको अल्लाह ताला अच्छा देगा, अगर बुरा करते हैं तो उनको यहीं पे भुगतना पड़ेगा। नुसरत जी, बात एक बेटे की है, हम अभी उनका पक्ष नहीं जान सके हैं। हो सकता है उनके पास भी कोई दलील हो अपने तरीके से, क्योंकि डीड अगर बना है तो उनके पास उनका कानूनी पक्ष उन्होंने अपना मजबूत रखा है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक भाई की बात है तो बाकी 3 भाई क्या कहते हैं? देखिए, बाकी 3 भाइयों का तो खैर ये कहना है कि एक भाई जो है वो पूरा उनके फेवर में है। नासिर, हम लोग बबलू कहते हैं उनको, उनके फेवर में है कि अगर आज वो हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, आज हम चारों भाई, चारों, चलो बड़े भाई को, सलीम को छोड़ के, अगर हम तीनों भाई इकट्ठा होते और वो मेरी मदद करते तो आज मुझे अकेली लड़ाई नहीं करनी पड़ती। आज वो मेरे साथ होते, मैं उनके पीछे होती, आज वो मेरे आगे होते। माँ का दर्द ये है कि एक बेटे ने सब कुछ ले लिया है और बाकी तीनों को लगता है कि सब बड़े बेटे को दे दिया तो हम क्यों मदद करें। दरअसल यही उनका दिमाग है। मैं यही बोलने जा रही थी कि मतलब उनका कहना ये है कि भाई आज उन्होंने हम लोगों का साथ नहीं दिया, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दिए, भले ही धोखे से किया है, तो आज तुम जिंदा क्यों, मर जाओ। वो बाकायदा, आप यकीन मानिए इस बात को, बाकायदा माँ बहन की गाली देते हैं इनको और कहते हैं कि आप मर जाओ। मतलब जिंदा होने का आपका क्या फायदा है। यहाँ तक ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको लखवा मारा है तो आपकी करनी है जो आपके सामने आ रही है। आपको लखवा कब की बात है? इधर करीब 6 महीने के बाद में, यही सोच कर मुझे लखवा। तब दिखने आए थे वो आपको? वहीं रहती थी जी। लौका हमारे बाद में 1 महीना 2 महीने अच्छे से देखे, उसके बाद में मेरे से बुरा सलूक करने लगे। अंदर रहे तो बाहर जा, बाहर। यहाँ तक कि मैं उनको ये भी बोली, सलीम आकर क्या बात है, तेरे पाँव पड़ती, मैं बता दे, मेरे से बात कर क्यों नहीं करता, ये भी बोली मैं, तो कुछ नहीं बोलता। सोफे पे बैठते हैं वो बड़ी बहू बोलती, अब अंदर बैठने की आदत करो, बाहर बैठने की आदत छोड़ दो, अब नए सोफे आने वाले हैं। फिर मैंने बड़ी बहू को बोली, शबाना मैं घर पर आना चाहती हूँ, तो बोलती है, मम्मी मैं क्या बोलूँ, क्या मेरा घर है, तुम्हारे बेटे कैसे मालूम है ना, ऐसा बोलती बड़ी बहू, ऐसा बोली उसने। एक ही बार मैंने फोन करी थी, बाद में तो फिर पोता पोती के लिए फोन करती, पोता पोती तो याद आते हैं ना, फिर फोन उठाते ही ना, मेरा फोन देख कर रख कर छोड़ते। इसीलिए पाला था आपने बेटे को? हाँ, देखो, मन्नत मुराद का बेटा, बहुत मन्नत किया था इनके लिए। और क्या दिल में क्या आता है, क्या कह दूं, क्या बेटे से कह दूं? हम देखिए, आप एक जरिया बन रहे हैं, आपकी बात आपके बेटे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं। आप अपनी बातें अपने बेटे तक पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकती हैं। जो कुछ आपके दिल में है अपने बेटे के लिए, उसके लिए दुआएं भी निकलती होंगी। 6 महीने तो मेरी बहन का वैसे में रही, मैं बहन का बेटा बहू, वो मेरी खिदमत करे, मेरी दवा लगती है ना इतनी, वो भी नौकरीदार, इतनी मेरी दवा कहाँ से करते बैठेंगे। तो वो लोग लाकर मुझे दादर में छोड़े। दादर में आई मैं, अभी 1 घंटा नहीं हुआ, फिर मैं डॉक्टर पास जाती, मेरी तबीयत खराब है, नीचे डॉक्टर पास गई। ऊपर आई बराबर बहू बोलती, मम्मी नीचे डॉक्टर पास मत जाओ, उसने 100 रुपया लेता, पीछे 20 रुपये वाला है, उसके पास जाने का है। शहजाद के डीडी बोले है वहाँ पीछे जाने का 20 रुपये लेता वो, ये नीचे मत जाते जाओ, जयंती डॉक्टर पास मत जाते जाओ, ऐसा बोले। फिर जरी देर में छोटे बेटे को भेजा, बड़े बेटे ने, चल माँ मेरा रोड को चल। मैं बोली अब भी तो आई हूँ मैं क्यों आऊँ वहाँ? नहीं बोले चल ना। फिर मुझे मेरा रोड को लेकर गया उसने। वहाँ जाने में बहु रोज एक अंदर टूटा हुआ कप था, उसमें रोज चाय देती थी। मैं समझती थी मैं बीमार हूँ बोलकर ऐसा देती है। फिर ज़्यादा कुछ बोले तो हाँ शहजाद अमान की डैडी बोलते थे, घर नाम से करो बोले तो जब नहीं आया, बड़ी बहू बड़ा बेटा, बड़ी बहू तो बेटी है, बड़ा बेटा बहुत प्यारा है, बड़ी बहू तो बहू नहीं बेटी है ना। उन लोग बहुत चाहते हैं ना, तो उनको करे है तो उनको एक वकील को नोटिस मार, ऐसा बोलती थी छोटी बहू। अब
इस विधवा का दर्द समझिए कि वो कह नहीं पा रही हैं, सारी चीज़ों को समेट नहीं पा रही हैं, सिलसिलेवार बयान नहीं कर पा रही हैं, लेकिन दर्द उनके दिल में ये है कि बेटे ने विश्वासघात किया है। जैसा कि उनके दूसरे बेटे और उनकी बहुएं इन पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि अगर आपको आपका बड़ा बेटा प्यारा था तभी तो आपने डीड बनाई होगी और उन्हें गिफ्ट किया, आपको आपकी बहू बेटी की तरह लगती रही होगी तभी तो आपने सब कुछ उन्हें दे दिया और हमें खाली हाथ रखा। ये दर्द माँ को हर तरफ से मिल रहा है। बेटी के घर में रहने का दर्द, बेटों से 3 अन्य बेटों से दूर होने का दर्द और बड़े बेटे से विश्वासघात का दर्द। बूढ़ी माँ अपने बच्चों से अपील कर रही है कि लौट आएं, जो चाहिए उन्हें मिलेगा, लेकिन विश्वासघात से नहीं, उनसे विश्वास हासिल करके उन्हें मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारी बातें वो कहना चाहती हैं, सिलसिलों में नहीं बांध पा रही हैं। इस पर बात करेंगे। हमने बीच में जिक्र किया इनकी स्टेप मदर का। मीनू जी का एक एग्रीमेंट है, इनके शौहर ने जो पहली शादी की थी मीनू शफी, उनसे औलाद नहीं थी। सिर्फ औलाद की चाह में इनकी सौतेली जो इनकी स्टेप जो सौतन थी इनकी, उन्होंने इन्हीं की शादी कराई कि उन्हें औलाद हो। मुझे नहीं लगता या हमें नहीं लगता कि औलाद इसीलिए उन्होंने चाहिए होगी कि माँ दर दर की ठोकरें खाए। माँ बेटों के रिश्ते के बीच में ये जो दरार है, इस रिश्तों पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक खबर के बाद कहीं जाइएगा नहीं। माँ का दर्द अब भी हमें आप तक पहुंचाना है, एक खबर के बाद। डहाणू तालुका खाड़ीपाड़ा में रहने वाली सुमा और संगीता के पति समंदर में मछली पकड़ने गए थे, तभी पाकिस्तानी सेना के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और अब वे पाकिस्तान की जेल में हैं। स्थानीय भाजपा नेता इसके लिए सरकार को दोषी मानते हैं। उनका आरोप है कि सरकार इस तरह की घटनाओं को संजीदगी से नहीं लेती। जब पकड़े जाते हैं तो दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऐसी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में, यहाँ के भारत के जो मछुआरे पकड़ के ले जाते हैं, यहाँ क्रॉस करके पाकिस्तान के भी यहाँ आते हैं, इनको भारत सरकार यहाँ अरेस्ट करके रखते हैं जेल में। अब उनके बच्चों को 30-40 रुपए कमाने के लिए दिन भर की मजदूरी करनी पड़ रही है। तर आम्हाला आता काय आता असं पैसे तर नाही भेटत, 30 रुपये मजुरी आणून काय 1 किलोचा उलाणत न खात। आम्हाला तर काय मग आता 14 महिने भरले म्हणून ते काही सुद्धा नाही दिलं शेटनी। सरकारने मदत केली पाहिजे, ती बारीक पोरा तर सरकारने मदत केली पाहिजे। आम्ही फार सरकारात पण हिंडली पण तरी सरकारने मदत नाही केली। पकड़े गए मछुआरों के परिजनों की एक ही मांग है कि उनके परिवार के सदस्य पाकिस्तान जेल से सही सलामत से लौटकर आ जाए। पाकिस्तान सरकार हर बार किसी न किसी बहाने से मछुआरों को हिरासत में लेती है, फिर 2-2, 3-3 साल की सजा सुनाती है। ऐसे में देखा गया है कि जो भी मछुआरा सजा काटकर आता है उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। कैमरामैन रियाज खान के साथ एम जाकिर, सारा न्यूज़ ब्यूरो, ढानू। कहने को इस माँ के पास बहुत कुछ है, इस बहन के पास बहुत कुछ है, कहने को उस भाई के पास भी बहुत कुछ होगा जिसके पास में एक हथियार है लीगली, जो उसने बना लिया है एग्रीमेंट। इस बीच इस माँ ने शायद ये सोचकर कि शरहन बेटे पर कोई असर पड़े, एक फतवा भी मंगवाया। फतवा शरीयत के हिसाब से दिया जाए, इंसानी रिश्तों, शरीयत भी इंसानियत की ही बुनियाद पर बनाई गई है, और जो फतवा आया उसके हिसाब से भी बेटे ने, अगर माँ ने इनकार कर दिया है तो बेटे को सब कुछ लौटा देना चाहिए। फतवा ये कह रहा है कि बेटा लौट आए, अपनी माँ से माफ़ी मांगे। कहते हैं इस्लाम में, इस्लाम ही नहीं हर धर्म में कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत को अगर तलाशना है तो बेटे को अपनी पुरानी गलतियों से तौबा करनी होगी। अगर माँ ने उस वक्त लिख भी दिया हो तब भी बेटे को लौट आना चाहिए। अगर माँ इनकार करती है, माँ के सुपुर्द सारी जायदाद कर दे, फिर माँ चाहे तो अपने बच्चों को विरासत में जो कुछ देना चाहे वो दे सकती है। इस पर थोड़ा सा कानूनी पहलू पर हम फिर कभी का बात करेंगे। किसी एडवोकेट से बात की जाएगी, उस बेटे से बात की जाएगी जिस पर माँ की तरफ से
दर्द बयान किया जा रहा है, जिस माँ का दर्द बयान कर रहे हैं, हम उससे भी बात करेंगे। चलते चलते हम बात करेंगे, पाशा जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे से? मेरा सब कुछ मुझे दे दे, मैं जब तक मेरी हयात है फिर मैं मेरा दिल जिसको बोले उसको मैं कर सकती हूँ। बाकी तीनों बेटे भी तो आपको नहीं अपना रहे हैं, यानी कहीं न कहीं उन बेटों को भी क्या आपको ऐसा लगता है वही चाहत है जो बड़े बेटे की थी? उनके दिल में भी यही है, सब कुछ उसे दी। अरे देखो बाबा मुझे ऐसा, मुझे घर पर नहीं बुलाते, क्या करूँ? तो छोटा बेटा बोलता है तेरे पैर पर तू खुलाड़ी मार ली, हम क्या करेंगे? ऐसा कहते हैं माँ आखिरी वक्तों में आप ज़ईफ हैं, आप बेटे को दुआ देकर जाना चाहती होंगी, सब कुछ है, चलते चलते बेटे के लिए कुछ और आपके दिल में जो भड़ास हो, जो बात आप उस तक पहुंचाना चाहती हो, वो पहुंचाना। मेरा सब कुछ मेरे नाम से करेंगे, मैं मेरा दिल जिसको जिसको बोलता मैं उसको दूंगी। उस बेटे को भी देंगी? हाँ, बेटा चाहे ना बड़ा, मन्नत मुराद का है। मन्नतों और मुरादों से माने गए बेटे के विश्वासघात को दरकिनार करते हुए भी ये बूढ़ी माँ चाहती है कि बेटा जिसने विश्वासघात, कहना है इनका ऐसा है कि विश्वासघात अगर किया है तो सारी चीजें लौटा दें, अपना हक। अभी भी आज भी उस माँ की आंख में अगर आंसू है फिर भी वो कह रही है कि उस बेटे को उसका हक दिया जाएगा। ये नुसरत जी का बड़प्पन है, इनके शौहर का, इनसे ज्यादा इनके शौहर का बड़प्पन है कि उन्होंने पनाह दे रखी है, वरना बेटी की माँ को अपने घर में पनाह देने वाले बिरले ही मिलते हैं। इस रिश्तों पर फिर हम बात जारी रखेंगे, ये रिश्ता कहाँ तक पहुँच गया है, रिश्तों में खटास कहाँ तक आ गई है, रिश्ते किस तरह से टूट रहे हैं, और माँ और बेटे के रिश्तों को कलंकित किए जाने के जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर हम इसे सीधे सीधे कहें कि ये उससे जुड़ा हुआ एक मामला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम पाशा जी के दर्द को फिर अन्य बुलेटिन्स में भी, अन्य कार्यक्रमों में भी अपने दिखाने की कोशिश करेंगे और अपील करेंगे इनके बेटे से कि वो सामने आए, अपनी बात भी रखे, अपनी माँ को अपनाए, अपनी बहन के दर्द को दूर करे। फिलहाल हम आपके पास भी एक सुझाव छोड़ जाते हैं, अगर इससे संबंधित आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस नोट कर लें, apnashahar@saharasamaye.com। apnashahar@saharasamaye.com पर आप माँ बेटे के इस दर्द के बीच की जो कड़ी है उसे जोड़ने में कोई महत्वपूर्ण बात रख सकते हैं तो आपका स्वागत है। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का, सलमान को, अपना शहर की पूरी टीम को और इस बेबस माँ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए सारा समय मुंबई। सारा प्रणाम।